माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, यानी आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है पूछे तो, क्योंकि तंत्रिका तंत्र यानी हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का जो काम है ना, वो यही करते हैं। यानी जो मस्तिष्क होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम यही करते हैं। यानी इसी में ही बताया गया है कि पूरी बॉडी किस तरह कैसे कार्य करेगी, क्या करती है, कैसे याद रहता है, कैसे सोचते हैं, मतलब जो कुछ भी होता है ना हमारी लाइफ के बारे में, उन सब के बारे में सारी बातें इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हुआ? यानी जैसे कि आप इस पिक में समझ रहे हैं कि जैसे कि ये है हमारा माइंड है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी हम कब उठना है, कब बैठना है, सोचना है, समझना है, मतलब कि जो कुछ भी करना है हमारी बॉडी सिर्फ काम करती है। यानी माइंड हमें ऑर्डर देता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है। इसी को ही बोला गया है तंत्रिका तंत्र। यानी मानव शरीर के अंदर सोचने और समझने की शक्ति और फिर याद करने की जो पावर होती है, इसी को ही तंत्रिका तंत्र कहा गया है। यानी जो देखो, अब आप मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके आप देख रहे हैं, यानी इसके बारे में आप सोच रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र कुछ होता है। यानी इसे सोच रहे हैं, फिर आप इसे समझेंगे कि ये होता क्या है, और फिर आपको एग्जाम टाइम तक ये याद रहेगा। तो ये सारी पावर किसके पास होती है? माइंड के अंदर। यानी इसी को ही कहा गया है नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र। क्लियर? यानी आज हम इन सब के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कार्य किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन इसके पार्ट होते हैं, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर? यानी आज जो आपको दिखाई दे ना स्क्रीन के ऊपर कि एक्सोन क्या होता है, डेट्राइस क्या होता है, एक्सोन हिमोन क्या होता है, मेलानिसिस क्या होता है, रेनवियर नोड क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, यानी इन सब के बारे में आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग आती है तंत्रिका तंत्र, कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो अंगों को वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करके उनके अंगों पर नियंत्रण, यानी उनके जो अंग होते हैं उन पर कार्य करता है। इसी को ही मानव तंत्रिका तंत्र कहा गया है। और इसके तीन भाग होते हैं, यानी सोचना, समझना और याद करना ही तंत्रिका तंत्र होता है। यानी वातावरण के अनुकूल, यानी किसी चीज को हम देखकर सोचते हैं ना कि ये कैसा हो सकता है, यानी किसी भी चीज को देख के जो हमारे माइंड में सबसे पहले जो थॉट आता है ना, उसी को जो थॉट किसकी वजह से आता है, तो इसी को ही बोला गया है तंत्रिका तंत्र। यानी किसी को देखकर कुछ सोचते हैं, कुछ याद करते हैं, वो होता है ना, वही हो गया है तंत्रिका तंत्र के पार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य रूप होता है मस्तिष्क, यानी जो हमारे ये माइंड है ना, ये इसका मुख्य पार्ट होता है। फिर आता है मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिक कोशिकाएं होती है, इसमें शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। मस्तिष्क मानव शरीर का जो सबसे केंद्रीय, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कुछ है ना हमारी बॉडी का, तो हम देखो हाथ कट जाएगा तो जी लेंगे, पैर कट जाएगा तो भी जी लेंगे, सब कुछ कट फट जाएगा जी लेंगे, लेकिन अगर हमारे माइंड को कुछ हो गया तो हम नहीं जी पाएंगे। यानी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कोई हमारी बॉडी का है तो हमारा माइंड ही होता है। क्लियर? यानी सबका मतलब अगर हेड है ना, तो हमारा कौन है? हमारा माइंड ही होता है। क्लियर? यानी मस्तिष्क कहाँ है? अस्थियों के बीच एक खोल में बंद है। इसे क्रेनियन का है, जो इसका जो खोल होता है इसको क्रेनियन कहा गया है। अब आता है इसका वजन। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है इसका वजन कितना होता है। 1350 से लेकर 1450 इसका वजन होता है। यानी इतने छोटे से माइंड के अंदर हम कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। यानी इसके ऊपर कोई अनलिमिटेड अनलिमिटेड यानी कोई लिमिट नहीं है, उतना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और ये पूछा गया है बार बार एग्जाम के अंदर। मस्तिष्क के अंदर 3 झिल्लियों का आवरण होता है, यानी 3 झिल्लियों के पीछे में हमारा मस्तिष्क एक आवरण नुमा होता है। फर्स्ट कौन सी होती है? दृढ़ नलिका। सेकंड होती है मृदु नलिका, यानी मृदुता नलिका। सबसे कौन होती है लास्ट में? जलिता नलिका। क्लियर? अब इन जो झिल्लियां होती हैं इनके बीच में एक द्रव्य पाया जाता है जिसको मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहा जाता है। जो आवरण के बीच में जो जो झिल्लियां होती है ना, उनके बीच में एक द्रव्य पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य। और यह जो द्रव्य होता है, यानी जो बाह्य आघात होते हैं ना, उससे हमारे माइंड को सेफ रखने का काम करता है। और मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट कौन हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। क्लियर?
अब हम पढ़ेंगे कि अग्र मस्तिष्क होता क्या है। यानी यह पूरे मस्तिष्क का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा होता है हमारे पूरे मस्तिष्क का। ऐसे अग्र मस्तिष्क को 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन हो जाएंगे? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और एक पार्ट इसका आगे हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क क्या होता है। तो प्रमस्तिष्क का मान होता है 80 से 85 भाग किसके अंदर होता है? प्रमस्तिष्क के अंदर होता है। प्रमस्तिष्क में ज्ञान, चेतना, सोचना के जो विकार होते हैं ना, कि हमें जो हम कुछ पढ़ते हैं इसका ज्ञान होना, चेतना आना, सोचना के विचार करना, इसके जो कार्य होते हैं ये हमारे प्रमस्तिष्क के ऊपर होते हैं। यानी ये जो मस्तिष्क होता है 80 से 85% इसका यही भाग होता है। कुछ भी हम ज्ञान की बातें करना, यानी ज्ञान यानी किसी चीज का हमें ज्ञान होना, उसके बारे में सोचना, समझना, विचार करने जो कार्य होते हैं ये सब प्रमस्तिष्क के अंदर होते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है थैलेमस। कि थैलेमस क्या होता है? थैलेमस संवेदी प्रत्यक्ष एक संकेतों का केंद्र होता है। क्लियर? ये जो सभी संवेदी सूचनाएं होती है ना थैलेमस से होकर गुजरती हैं। जैसे क्लियर? यानी जो मतलब कि समझ लीजिए कि आप मतलब कि कोई मतलब सूचना होती है जो हमारे माइंड से मतलब कि हमें हाथ उठाना है, हमारे माइंड ने बोला हाथ उठाना है, तभी तो हम हाथ उठा रहे हैं। यानी कुछ भी सूचनाएं होती है ना वो जब काम करती है वो थैलेमस के द्वारा होती है। फिर आता है हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है? यह थैलेमस सबसे नीचे स्थित होता है। जैसे कि भूख, प्यास, निंद्रा, घृणा, क्रोध आदि का मानव का ज्ञान होना। यानी हाइपोथैलेमस में होता है कि हम किसी से भूख लगना, प्यास लगना, निंद्रा आना, क्रोध आना, घृणा, यानी जो होता है ना, कहते हैं ना हमारे दिल से मतलब कि कुछ निकलता है, वो दिल से कुछ नहीं निकलता, वो सब हाइपोथैलेमस से होता है। यानी कुछ भी हमारे मतलब कुछ होते हैं ना, क्या बोलते हैं ये, कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, निंद्रा आ रही, घृणा, क्रोध, ये सब जो मतलब ना कि हमारे जो नेचर में जो चेंजमेंट होता है ये सब हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, नहीं कि किसी और की वजह से होता है। क्लियर? अब करते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बात। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो आपको मैं नोट्स करा रही हूँ, यानी इनको देखकर आपको नॉलेज तो हो गई कि नोट्स एकदम अच्छे बनाए गए हैं, एकदम साफ सुथरी लैंग्वेज से लिखे गए हैं। यानी जो समझने वाले जो लैंग्वेज होती है उन सब के बीच में लिखे गए हैं। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, साइंस नोट्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इंडियन पॉलिटिकल हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, या फिर इंडिया ज्योग्राफी, इन सब के जो नोट्स हैं बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में स्मार्ट वर्क के साथ लिखे गए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको इनको परचेज ज़रूर करना चाहिए। परचेज करने के लिए क्या करना होगा? लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट होता है कि इसकी डेमो क्लास चाहिए कि कैसा होता है, क्योंकि कुछ भी लेने से पहले हम मतलब चेक तो करते ही हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं, चेक करना तो बनता ही है। तो आप डेमो क्लास के लिए इन नंबर के ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको डेमो क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएँगे, और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इन इन ई-बुक के बिना है ना, ये ऐसे टॉपिक हैं जो चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, इनके बिना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते हैं। यानी आप समझ लीजिए एक टॉपिक के लिए आप कितनी बुक पढ़ेंगे, यानी एक टॉपिक जैसे बात की जाए कि साइंस की, तो साइंस की कितनी सारी बुक हैं। डाटा तो हमें सिर्फ़ जो इम्पोर्टेंट डाटा है वही चाहिए, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है? यानी फालतू की रामायण नहीं लिखी है, तो इसको आपको डाउनलोड ज़रूर करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आएगा मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क क्या होता है बात करें तो, यह चारों ओर पिंडों से मिलकर बना होता है, जो कि पश्चिम मस्तिष्क और वह हाइपोथैलेमस के मध्य में स्थित होता है। जो प्रत्येक पिंड कपोरा क्विंडिजिमेन कहते हैं। जो इसका जो प्रत्येक पिंड होता है इसको कपोरा क्विंडिजिनम कहा जाता है। ऊपर 2 पिंड देखने के लिए, 2 नीचे पिंडों को सुनने के उत्तरदायी होते हैं। यानी जो इसके जो 4 पिंड होते हैं, ऊपर के जो 2 पिंड होते हैं वो देखने के लिए काम आते हैं, यानी कुछ चीज़ को हम देखते हैं, और जो नीचे के 2 पिंड होते हैं वो सुनने के लिए काम आते हैं, यानी कुछ भी जो सुनने का जो क्या होता है ना पावर, वो नीचे वाले 2 पिंडों की होती है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है। पश्चिम मस्तिष्क वो होता है अनुमस्तिष्क, यानी पास जो मेडुला होता है ना, अलावा गेट यानी मध्याह्न से मिलकर बना होता है पश्चिम मस्तिष्क। अब पढ़ेंगे अनुमस्तिष्क। ये क्या होता है फ्रेंड्स? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा दूसरा भाग होता है। क्लियर? यानी जो एक तो प्रमस्तिष्क होता है, उसके सेकंड होता है दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, यानी जो ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। यानी जो ऐच्छिक पेशियां होती है ना, उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब आता है अनुमस्तिष्क, चलने वाले जो दौड़ने का सहायतक होता है, यानी चलना दौड़ने को जो कार्य करता है ना, ये सब अनुमस्तिष्क का होता है। क्लियर? अब पढ़ेंगे वांस। कि वांस क्या होता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है, जो यानी
जो मस्तिष्क के जो पार्ट होते हैं उनको आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो वांस करता है। क्लियर हो गया? अब आता है मेडुला अब्लागेट क्या होता है, नहीं मध्यांश क्या होता है। मेडुला अब्लागेट यह मस्तिष्क के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नहीं जो मस्तिष्क की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना उनको कंट्रोल करने का कार्य ये करता है, जैसे कि खांसना, छींकना, हृदय की धड़कन। अब देखो, हमें खांसी आ रही है तो हम खांसेंगे, इसको रोक नहीं सकते। छींक आ रही है तो छींकनेंगे, यानी और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी जो हार्ट बीट होती है इनको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि इनको रोक दिया तो समझ लो हम मर ही जाएंगे। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, उन सब पे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? मेडुला अब्लागेट कहता है। अब आता है सेकंड, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब ये क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं व 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। अब आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र उन अंगों की क्रिया को नियंत्रित करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि अपितु समन्वय से ही कार्य करते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हो जाएंगे? अनुकंपित तंत्रिका तंत्र, यह व्यक्ति के शरीर में आपातकाल स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, यानी जो आपातकालीन स्थिति आती है उसमें एकदम से मतलब है ना, जैसे कि घर में तो सैड हो जाएंगे, लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एकदम से तैयार हो जाते हैं। तो ये जो पावर होती है कहाँ से आती है? अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से आती है। क्लियर? आपातकाल स्थिति में हृदय की जो गति होती है वो तेज हो जाती है, श्वासों की गति तेज हो जाती है, यानी जो होता है ना, यानी हम एकदम से भाग कर आ रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज होती है, सांस तेज हो जाती है, वो सब किसकी वजह से होता है? वो इसी की वजह से होता है। क्लियर? अब आता है पराकुंभी तंत्रिका तंत्र। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स? यह तंत्रिका तंत्र को ऊर्जा का संचय होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो शारीरिक ऊर्जा होती है उसका संचय कहाँ होता है? पराकुंभी तंत्रिका तंत्र में होता है, जैसे कि आंखों की पुतली का सिकुड़ता हुआ व लार और पाचन रसों में वृद्धि करता है। क्लियर? अब आता है तंत्रिका कोशिका। अब तक हमने पढ़ा है तंत्रिका तंत्र क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका क्या होती है। क्लियर? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका के द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जो कि तंत्रिक कोशिकाओं शरीर के प्रत्येक अंग को केंद्रीय तंत्रिका से जोड़े रखती है, यानी तंत्रिका कोशिकाओं को 3 भागों में बांटे करती है, यानी जो होते हैं ना, मतलब कि मैसेज होते हैं हमारी बॉडी, मतलब कि जैसे हाथ कुछ भी कार्य करने के लिए हमारी बॉडी को जो मतलब कि मैसेज जाता है, तो उस मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान में जो ट्रांसफर करने का काम करता है वो तंत्रिका कोशिकाएं करती है, यानी जो हमारे हाथ में जो आपको नसें दिखाई देती है ना, ये सब कार्य करती हैं। क्लियर? जैसे कि तंत्रिका कोशिकाएं प्रत्येक बॉडी के जो पार्ट को आपस में जोड़े रखती हैं। इसके 3 भाग बताए गए हैं, कौन से होंगे? द्रुमाशय, कोशिकाकाय और तंत्रिकाक्ष। क्लियर? फर्स्ट आता है द्रुमाशय। क्या होता है? यह कोशिकाकाय के निकलने वाले छोटे तंतु के होते हैं। ये तंतु बाह्य उपदिन कोशिकाएं के ओर की ओर भेजते हैं। अब आता है कोशिका, यानी साइटन क्या होता है? यह कोशिकाएं में एक ही केंद्र और प्रारूप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब तंत्रिकाक्ष क्या होता है? एक्सोन क्या होता है? यह एक लंबा बेलनाकार पौधा होता है जो कि कोशिकाएं को एक भाग से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाता है। क्लियर? यानी जो हम आपको देख रहे हैं ना इसके अंदर, ये जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो इसी प्रकार की होती है, यानी इसके अंदर मतलब कि किस तरीके से क्या कार्य करना होता है, कैसी संरचनाएं होती है, उन सब के बारे में बताया गया है। अब आता है तंत्रिक कोशिकाओं की क्रिया विधि, यानी जो जो तंत्रिक कोशिकाएं होती है उनकी क्रिया विधि किस प्रकार से होती है, यानी जो क्या बोलते हैं ना, ग्रंथियां होती है वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो क्रिया विधि किस प्रकार हो जाएगी? तो प्रथम जो पर्यावरण की सूचनाओं को द्रुमास द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिससे यह रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यह आवेग कोशिकाओं तक जाता है तथा तंत्रिकाक्ष से होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है। क्लियर? तंत्रिकाक्ष के सिरे के रासायनिक जो होता है ना पदार्थ उसको स्रावित करता है, और यह रासायनिक पदार्थ दूसरी तंत्रिका में द्रुमाशय में आवेश से उत्पन्न कर देता है। क्लियर हो गया? ये इसकी विधि होती है, यानी किसी भी कार्य करने की जो विधि होती है ना वो ये होती है। सर्वप्रथम जो पर्यावरण की जो होती है ना सूचनाएं, वो द्रुमाशय द्वारा ग्रहण करते हैं, फिर इसके आवेग इनके अंदर आवेग उत्पन्न होता है, फिर इसको मतलब कोशिकाओं में ग्रहण किया जाता है, यानी जो अंतिम सिरे तक पहुंचाना होता है, आवेश उत्पन्न करना होता है, जो कार्य होते हैं वो सब इसके विधि के में पार्ट होते हैं। जैसे कि अब आता है अंतःस्रावी तंत्र। अब ये क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो तंत्रिका तंत्र से साथ मिलकर शरीर की कोशिकाओं में क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। यह तंत्रिका तंत्र किस ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है?
यानी अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकाओं क्रियाओं में समन्वय में नहीं, जो शरीर की कोशिकाएं जो कार्य करता है उनमें मतलब कि साथ देते स्थापित स्थापित करता है, इसी को तंत्रिका तंत्र मतलब अंतःस्रावी तंत्र कहा गया है। और यह तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। तो कौन कौन से इसके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट ग्रंथियां? सबसे पहले आएगी पीयूष ग्रंथि, फिर आएगी पिनियल ग्रंथि। क्लियर? यानी पीयूष ग्रंथि को प्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस के भाग के अंदर स्थित होती है और इस ग्रंथि का आकार मटर के दाने जितना होता है, यानी जितना एक मटर का दाना होता है ना, उतनी ही प्यूटरी ग्रंथि का साइज होता है। और इसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। काफी बार पूछा गई बात है एग्जाम के अंदर कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या फिर प्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इस ग्रंथि द्वारा हार्मोन स्रावित होता है जिससे वृद्धि हार्मोन, वैसोप्रोपिन हार्मोन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन व पोलिकैक्टिन हार्मोन की इत्यादि का निर्माण होता है। अब आता है पेनियल ग्रंथि। ये क्या होती है? आकृति, जैविक घड़ी, क्रियाशील तृतीय नेत्र, इसके इन इन सब नामों से इसको जाना जाता है। क्लियर? यह मस्तिष्क के अग्रभाग यानी हार्मोन के ऊपर की में पाई जाती है। जो अग्र मस्तिष्क होता है उनके हार्मोन के ऊपरी भाग के अंदर इसको पाया जाता है। और इस ग्रंथि द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो मेलेटोनिन हार्मोन किसको होता है? पिनियल ग्रंथि के द्वारा इसको किया जाता है। जो कि जो मेलेटोनिन को मेलनिन हार्मोन भी कहते हैं, जो कि त्वचा के रंग को हल्का कर देते हैं। जो हल्का सा सांवला रंग हो जाता है ना, वो इसकी वजह से होता है। तथा जनांगों में विकास भी विलंब हो जाता है, यानी जो जनांग होते हैं इनका जो विकास होता है वो भी विलंब हो जाता है पेनियल ग्रंथि की वजह से। अब आता है थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि किस प्रकार से कार्य करती है, क्या होती है? इसे अयुक्त ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि गले में स्थित होती है। इसका आकार यू शेप में होता है। जो आकार होता है वो यू शेप में होता है। जैसे होता है थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि उपचायी क्रियाओं में को अनियंत्रित करना है। जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड में घेंगा रोग उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है जो कि ग्रंथि द्वार का एक हार्मोन को स्रावित करती है जिसको पैराथोन ग्रंथि है, जो कि रक्त कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। और इस हार्मोन की कमी से मतलब कहते हैं ना टिटनी रोग भी होता है। जो टिटनी रोग होता है वो पैराथायरॉयड ग्रंथि की वजह से होता है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करती है। यानी कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी कम होगी, इनकी वजह से हार्मोन के चेंजमेंट की वजह से बॉडी में जो रोग होते हैं वो सब का भी कारण होता है। अब आता है अग्नाशय ग्रंथि। ये क्या होती है? इस ग्रंथि इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। इसमें कोशिकाएं कुछ विशेष रूप में अवशेष पाए जाते हैं जिसे लैंगर हंस द्वीप भी कहते हैं। यानी लैंगर हंस द्वीप किसे कहा जाता है? अग्नाशय ग्रंथि को ही कहा जाता है। ये दो प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, क्रम से अल्फा और बीटा कोशिका भी कहा जाता है। इसी को अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका भी कहा जाता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज हार्मोन स्रावित होता है जो कि ग्लूकोजन ग्लूकोज से प्रावित होकर बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन की कमी में मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि मधुमेह या फिर डायबिटीज रोग को कहा जाता है। क्लियर हो गया? यानी कोशिकाओं में ग्लूकोज हार्मोन को स्रावित करता है जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मूत्र कोशिकाएं होती हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि डायबिटीज रोग कहा जाता है, यानी मधुमेह या फिर डायबिटीज रोग कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा थाइमस ग्रंथि। ये क्या होता है? थाइमस ग्रंथि द्वारा हृदय के आसपास में स्थित होती है, यानी थाइमस ग्रंथि जो हमारा हार्ट होता है ना इसके आसपास से स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर सर्वाधिक रूप से यह विकसित होती है। और इसके अंदर कौन सा हार्मोन होता है इस ग्रंथि में? थाइमोसिन नामक एक हार्मोन होता है जो कि स्रावित होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह बात की जाए 10 से 12 वर्ष की आयु में सक्रिय हो जाता है ये हार्मोन। क्लियर? अब आ जाता है एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि। इस ग्रंथि को वृक्कों के ऊपर स्थित होती है। इस ग्रंथि को दो हार्मोन होते हैं जिन्हें क्रम से एड्रेनलिन और नॉट एड्रेनलिन कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन व्यक्ति को आपातकालीन परिस्थितियों में सामना करने के लिए तैयार करते हैं। ये जो आपातकालीन स्थिति होती है उससे लड़ने के लिए व्यक्ति को तैयार किया जाता है। इसे आपातकालीन हार्मोन या फिर करो मरो हार्मोन के नाम से या फिर 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो काफी बार पूछा गया है
आपातकालीन हार्मोन, करो मरो हार्मोन या 3F हार्मोन किसे कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। अब आता है जनन ग्रंथियां। तो जनन ग्रंथियां क्या होती हैं, यह 2 प्रकार की होती हैं जनन ग्रंथियां। कौन कौन सी होती है, वृषण एवं अंडाशय, जो कि हमारी जनन ग्रंथियां होती हैं। इन सब के बारे में आपने हमारे जो पहले पहले टॉपिक थे उनके बारे में खूब डिटेल से पढ़ लिया है कि वृषण और अंडाशय क्या क्या होते हैं। वृषण की बात की जाए तो ये जो नर जनन ग्रंथियां होती है जो कि टेस्टोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। क्लियर हो गया, किसको करती हैं, टेस्टोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं, जो कि नर के द्वितीयक लक्षणों में का विकास करता है, जिसकी की कमी से बात की जाए तो नपुंसकता हो जाती है। यानी अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं वो स्रावित होगा तो इसकी जो कमी की वजह से नपुंसकता जो रोग होता है, मतलब एक तरह से मतलब प्रॉब्लम होती है लोगों के अंदर, वो हो जाती है। क्लियर। अब आता है अंडाशय। अब अंडाशय क्या होता है, ये मादा जनन ग्रंथियां होती है जिसमें एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को स्रावित किया जाता है। यानी पुरुषों के अंदर टेस्ट्रोजन और मादा में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को स्रावित करते हैं, जो कि द्विलिप्त लक्षण युक्त होता है। और इसकी कमी से बंध्यता रोग आती है, मतलब कि इससे क्या बांझपन लेडीज के अंदर हो जाता है। अगर ये हार्मोन लेडीज में स्रावित नहीं होगा तो उससे मतलब कि बच्चे नहीं होंगे, यानी बंध मतलब कि नहीं कि मतलब कि जो होता है ना पीरियड सर्किल आएगा, और ना ही ये मतलब कि उनके माँ बनने का अवसर उनको मिलेगा। यानी ये दोनों हार्मोन, दोनों मतलब कि नर और मेल और फीमेल दोनों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर हुआ। यानी आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। यानी वृषण और अंडाशय इसके लास्ट टॉपिक थे। यानी जो हमारा जो माइंड होता है वो इसी प्रकार से ही कार्य करता है। यानी आप समझ लीजिए कि हमारा माइंड किस तरीके से कार्य करता है। और कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा फ्रेंड्स, रहेगा विटामिन। यानी अब हम पढ़ेंगे विटामिन क्या होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि विटामिन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ चीज चाहिए तो वो विटामिन चाहिए। और इससे तो इतने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, विटामिन से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। यानी किस विटामिन से कैसे रोग हो जाते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपने ई बुक परचेज करने के बारे में सोचा है तो उसे प्लीज़ ज़रूर परचेज करें। नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। थैंक यू।